हेलो 11th क्लास। आज हम अपने नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो संकरण है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं sp3d संकरण। यानी ये ऐसे संकरण है, अभी तक हमने जिन संकरणों के बारे में पढ़ा उसमें केवल s और p कक्षक ही भाग ले रहे थे। अब हम एक ऐसे संकरण के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि जिसमें d कक्षक भी भाग लेते हैं, इसीलिए इसको कहा गया sp3d संकरण। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जब एक S 3P व एक D कक्षक परस्पर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा के अब कितने कक्षक हैं देखो, 3 4 5, समान ऊर्जा के 5 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। 5 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इसे sp3d संकरण कहते हैं। sp3d संकरण कहते हैं। वो पांचों कक्षक sp3d संकरित कक्षक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जब एक S कक्षक, 3 P कक्षक और एक D कक्षक परस्पर संकरित होंगे तो वो 5 नए कक्षक बनाते हैं, जिनको sp3d संकरित कक्षक कहते हैं। और इस प्रकार का जो संकरण होता है इसको हम कहते हैं sp3d संकरण। ठीक है ना। तो sp3d संकरित जो कक्षक है, sp3d संकरित कक्षक जो है, 5 जो sp3d संकरित कक्षक होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इनकी व्यवस्था इस प्रकार होती है, देखिए। ये ज्यामिति है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो जहां भी sp3d संकरण होगा वहां आपकी ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। देखिए, आप गौर से देखिएगा, ये संरचना कैसी है, त्रिकोणीय। एक पिरामिड ऊपर को बना, एक पिरामिड नीचे को बना, तो ये ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अगर हम इसको वैसे देखें तो ये इस प्रकार की ज्यामिति बनती है। ये सारे माना ये केंद्रीय परमाणु हैं, ये सब अन्य परमाणु हैं, तो इस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं। तो जहां पर भी sp3d संकरण होगा वहां पर ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं PCl5 का, है ना। इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, फास्फोरस। अब आपको पता है हमें कि फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है, फास्फोरस का वो 15 होता है ना। अगर इसका विन्यास करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0, यही तो होगा। हम केवल संयोजी विन्यास को देखते हैं, ये वाले को। ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हो तो सब लिख सकते हो। तो फास्फोरस सबसे पहले हम लिखते हैं कि आद्य अवस्था में, ये फास्फोरस की आद्य अवस्था में क्या विन्यास है, देखिए। अब बहुत ज्यादा कक्षक हो जाएंगे, इसलिए इन कक्षकों को नहीं लिख रहा हूं, केवल हम संयोजी कोष के कक्षक लेते हैं। संयोजी कोष माने अंतिम कोष। अब पहला कोष क्या है, 1, दूसरा कोष क्या है, 2, तीसरा कोष क्या है, 3। तो हम तीसरे कोष के कक्षक लेंगे। पहला कक्षक क्या है आपका, 3s, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरा कक्षक क्या है, 3p, जिसमें कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये 3p है। अब फिर है 3d कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3d उपकोष जो है इसमें 5 कक्षक होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 3। यानी फास्फोरस की जो सह संयोजकता है, फास्फोरस की सह संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 3। लेकिन यहां पर कितनी क्लोरीन जुड़ रही है, 5।
अगर हम आद्य अवस्था में देखें तो आद्य अवस्था में यौगिक बनना चाहिए PCl3, जो बनता भी है, लेकिन PCl5 कैसे बनेगा वो आद्य अवस्था में नहीं बन पाएगा, क्योंकि आद्य अवस्था में केवल 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अधिकतम कितनी क्लोरीन जुड़ सकती है? 3। यहां तो जुड़ नहीं पाएगी, ये भरा हुआ कक्षक है, तो ये 3 आधे भरे हुए कक्षक हैं, तो 3 क्लोरीन जुड़ सकती है, लेकिन हमारे पास कितनी क्लोरीन है? 5। तो ये कहा जाता है कि फास्फोरस उत्तेजित अवस्था में, यानी जब फास्फोरस परमाणु कहीं से ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसका जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d में कूद जाता है, तो 3s में अब 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 3p में आपके अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन 3d में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 5 कक्षक हैं ये परस्पर संकरित होते हैं। 5 कौन कौन से? 3s का 1, 3p के 3, 3d का 1, तो तीसरी अवस्था आती है संकरित अवस्था। संकरित अवस्था, संकरित अवस्था में क्या होता है कि 5 नए कक्षक मिलते हैं हमको, 5 नए कक्षक, और ये कक्षक खाली रह जाते हैं ऐसी, जैसे ये जो कक्षक हैं 1, 2, 3, 4 ये ऐसे ही रह गए, ये 3d के कक्षक हैं बचे हुए, लेकिन इन कक्षकों को क्या नाम देंगे? sp3d, इसको भी नाम देंगे sp3d, इसको भी नाम देंगे sp3d, प्रत्येक कक्षक को कहा जाएगा sp3d कक्षक। अब अलग अलग नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए कक्षक बना दिए हैं। अब होता क्या है, इन प्रत्येक 5 sp3d कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन का यहां साझा करेगा, एक बंध बन गया, दूसरा क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन का यहां साझा करेगा, तीसरा क्लोरीन यहां साझा करेगा, चौथा क्लोरीन इधर, और 5वां क्लोरीन इस कक्षक के साथ साझा करेगा, और इस प्रकार PCl5 अणु बन जाएगा। बन गया ना? तो ये sp3d संकरण का एक उदाहरण है, जिसमें जो संरचना होगी वो इस प्रकार बनेगी। ये सारे आपके क्लोरीन परमाणु हैं। ये अब इसमें जो आबंध कोण होते हैं, ठीक है ना, इसमें जो आबंध कोण होते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के आबंध पाए जा रहे हैं, एक अक्षीय आबंध है, ठीक है ना, 2 प्रकार के आबंध हैं इसमें, अक्षीय आबंध है, 2 तो आपके अक्षीय आबंध हैं ये वाले, मैं इसके आगे ए लिख दे रहा हूं, ये आपके अक्षीय आबंध हैं, जिनके बीच में आपका ये जो 2 बॉन्ड हैं आपके PCl ये वाले और ये वाले, ठीक है ना, ये 2 अक्षीय आबंध हैं आपके। और ये जो अक्षीय आबंध है, ये 3 जो बॉन्ड बचे, ये और ये कहलाते हैं विषुवतीय आबंध या इक्विटोरियल बॉन्ड, इसलिए ई लिख दे रहा हूं मैं इसके नीचे, इनको विषुवतीय आबंध कहते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ई माने है विषुवतीय आबंध, जिसको इक्विटोरियल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। इनमें आपका 120 डिग्री का कोण होता है, आपको पता है। अगर ये 3 आबंधों की हम बात करें, ये वाले 1, 2, 3, 120 का एंगल होता है ना। और जो 2 बॉन्ड हैं जिसको ए से दिखाया है, इसको एक्साइल बॉन्ड कहते हैं, या इनको हम अक्षीय आबंध कहते हैं, अक्षीय आबंध। और अक्षीय आबंध में यदि आप देखेंगे तो अक्षीय आबंध में जो आबंध कोण होगा, अगर ये 2 के बीच में हम देखें तो 180 का एंगल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके और इसके बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में तो आपका 180 का एंगल होगा, इसके और इसके बीच में देखेंगे तो ये 90 का एंगल होगा। तो 3 प्रकार के कोण हो गए, यानी 2 अगर आपके विषुवतीय आबंध के बीच में देखें ये वाला, तो ये 120 का एंगल होगा, है ना। 2 अक्षीय आबंधों के बीच में अगर कोण देखें 180 डिग्री का होगा, और एक अक्षीय और एक जो आपका ये अक्षीय है, ये विषुवतीय आबंध है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो 3 प्रकार के कोण पाए जाते हैं, 120 डिग्री, 180 डिग्री, और दूसरा आपका आ जाएगा कौन सा, 90 डिग्री का। 120 डिग्री का कोण होता है किनके बीच में, ये होता है विषुवतीय और विषुवतीय आबंध के बीच में। 180 का कोण होता है अक्षीय और अक्षीय आबंध के बीच में, और अक्षीय और विषुवतीय आबंध के बीच में हमेशा ये होगा आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक।
ठीक हो गया ना। तो 3 प्रकार के कोण पाए जाते हैं। संरचना जो होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। नेक्स्ट हम आते हैं अगले संकरण की ओर को, जो है आपका sp3d2 संकरण। देखो परिभाषा बिल्कुल वही है, इसलिए मैं परिभाषा को बार बार नहीं लिखूंगा, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल वही है। क्या होगा कि जब एक S 3p व 2d कक्षक परस्पर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 6 नए कक्षक बनेंगे, ठीक है ना, तो उसे हम sp3d2 संकरण कहते हैं। ठीक हो गया ना। और जो कक्षक हैं उनको हम कहेंगे sp3d2 संकरित कक्षक। तो सिंपल सी है, जहां पर भी sp3d2 संकरण होगा वहां ज्यामिति अष्टफलकीय होगी, वहां पर ज्यामिति अष्टफलकीय होगी, ये याद रखना। अब अष्टफल की ज्योमेट्री कैसे होगी देखिए, उदाहरण के साथ बताता हूं। जैसे SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो SF6, हमको पता है जो सल्फर है, अगर हम सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये आएंगे ना। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 4 16 हो गया ना। अब सबसे पहले हम आद्य अवस्था में आते हैं। अब 3p है तो 3d भी होगा, याद रखना, ये 0 होगा चाहे, ठीक है ना। अब हम जब इसकी बात करेंगे तो हम सबसे पहले सल्फर का आद्य अवस्था में हम विन्यास देखेंगे, केवल संयोजी कोष लेंगे। फिर से देखिए ध्यान रखना, तो सबसे पहले हम लेंगे 3s जिनमें कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर हम लेंगे 3p जिनमें कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, उसके बाद हम लेंगे 3d जो कि खाली है ना। 3s 3p और 3d खाली है ना। अब अभी देखिए कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यौगिक क्या होना चाहिए SF2, यौगिक क्या होना चाहिए SF2, लेकिन हमारे पास कितने फ्लोरीन है 6, तो SF6 कैसे बनेगा। SF6 बनता है 2 बार उत्तेजन होता है। देखिए सल्फर प्रथम उत्तेजित अवस्था, जब सल्फर थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करता है तो इसका जो p का इलेक्ट्रॉन है वो d में कूद जाता है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या संरचना रही, 3s में 2 रहे, 3p में अब केवल 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है, कहां 3d में जंप कर गया ना, यहां पहुंच गया। अब देखो अभी कितने फ्लोरीन के परमाणु जुड़ सकते हैं, जितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, यानी आद्य अवस्था में यौगिक क्या बनना चाहिए SF2, क्योंकि 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। प्रथम उत्तेजित अवस्था में यौगिक क्या बनेगा SF4, लेकिन हमारे कितने फ्लोरीन है 6, तो इसमें एक उत्तेजित अवस्था और आती है जिसको द्वितीय उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था जिसमें S का इलेक्ट्रॉन भी D में जंप कर जाता है, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 1, P में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 3 और D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब आपके पास 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो 6 यहां पर SF6 का निर्माण हो सकता है, क्योंकि 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 के 6 कक्षक परस्पर संकरित होते हैं। तो अंतिम अवस्था आती है संकरित अवस्था, और संकरित अवस्था में 3s का 1 कक्षक, 3p के 3 कक्षक, 3d के 2 कक्षक संकरित होते हैं, और इस प्रकार 6 नए कक्षकों का निर्माण होता है, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक कक्षक को क्या नाम देंगे sp3d2, इसका नाम भी sp3d2, इसका भी, प्रत्येक कक्षक का नाम sp3d2, और जो बचे हुए 3 d के कक्षक हैं वो वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है ना। और प्रत्येक कक्षक में 1 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब पहला फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन का साझा यहां करेगा, 1 बॉन्ड बन जाएगा, दूसरा फ्लोरीन इसके साथ साझा करेगा, तीसरा फ्लोरीन इसके साथ साझा करेगा, चौथा फ्लोरीन इसके साथ साझा करेगा, 5वां फ्लोरीन इस कक्षक के साथ, और 6ठा फ्लोरीन इसके साथ। तो इस प्रकार यौगिक क्या बन गया SF6, ठीक है ना। अब जहां पर ये ध्यान देना, जहां पर जो ज्योमेट्री
होती है वो अष्टफलकीय होती है। तो इस प्रकार की ज्यामिति आएगी जहां sp3d2 संकरण होगा, वहां जो ज्योमेट्री है वो अष्टफलकीय होगी। सल्फर केंद्र में होगा और एक अष्टफलक के 6 कोनों में 6 फ्लोरीन के परमाणु होंगे, इस प्रकार। अब इसमें 2 प्रकार के बंध हैं, ठीक है ना, मतलब नाम अलग अलग नहीं है। ये जो अक्षीय आबंध हैं ये वाले, इनके बीच में तो 180 का एंगल है, ये सीधे सीधे, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 2 प्रकार के आबंध कोण होते हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री के। यानी अष्टफल की ज्योमेट्री या sp3d2 संकरण जहां भी होगा वहां 2 प्रकार के बंध कोण होते हैं, 90 डिग्री का कोण भी होता है और 180 डिग्री का कोण भी होता है, ठीक है ना। कल हम बात करने वाले हैं sp3d3 संकरण। और संकरण ज्ञात करने की एक बहुत शॉर्ट ट्रिक जो है कि सिंपल वे में, इतना लंबा ना करके, हम कैसे बताएंगे कि किस यौगिक में, जैसे आपसे कहा जाए मीथेन में कार्बन की संकरण अवस्था बताओ, है ना, ऐसे ही आपसे कह दिया जाए कि अमोनिया है NH3 में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था बताओ। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4, आपको सिलिकॉन की संकरण अवस्था निकालनी है, तो वो किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।